वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुजीब है। आज हम 14 फेब पे एक इंतहाई अहम टॉपिक के साथ आपका हाजिर हैं। आज 14 फेब वर्ल्ड वाइड एपिलेप्सी का आलमी दिन मनाया जाता है। आप इसको ऐसे कह सकते हैं कि मिर्गी का आलमी दिन मनाया जाता है। तो उस हवाले से आज हमारे साथ कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर साजिद हमीद साहब मौजूद हैं। और वो इससे पहले भी हमारे साथ न्यूरोलॉजी के साथ जो रिलेटेड टॉपिक्स हैं उस पर हमारे साथ लाइव सेशन कर चुके हैं। तो आज सबसे पहले मैं तो सबको सलाम करूंगा। सर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सर? जी वालेकुम सलाम, बड़ी मेहरबानी डॉक्टर मुजीब। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एपिलेप्सी जैसे बड़े अहम मौजू पे ये लाइव सेशन रखा है। जैसे आपने कहा कि आज का दिन जो है वो वर्ल्ड एपिलेप्सी डे यानी मिर्गी का आलमी दिन के तौर पे मनाया जा रहा है। ये फरवरी के हर दूसरे पीर यानी एवरी सेकंड मंडे, जो दूसरा मंडे आता है उस पर ये मनाया जाता है। उसीलिए उनकी डेट चेंज होती है। इस दफा ये डेट 14 फरवरी को आई है। वर्ल्ड एपिलेप्सी डे एक बहुत ही अहम दिन है, क्योंकि ये दिन इसलिए है कि एपिलेप्सी यानी मिर्गी के बारे में आम लोगों को मालूमात दी जाए। क्योंकि जो आम लोगों में मिर्गी के बारे में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं, ताकि वो जी दूर जी। हों और ऐसे मरीजों का सही से इलाज हो सके। इसलिए इस दिन की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और पूरे मुल्क में, पूरे दुनिया में काफ़ी प्रोग्राम किए जाते हैं ताकि एपिलेप्सी के बारे में अवेयरनेस आए। ओके सर, अगर हम ये कहें कि आप बहुत से इस तरह के मिथ हैं, बहुत सी सुनी कही बातें हैं, तो आपसे अगर पूछा जाए कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट आप कि मिर्गी या एपिलेप्सी है क्या, कैसे डिफाइन करेंगे? कुछ लोगों को एक दो झटके पड़ते हैं, जर्क्स आती हैं, किस तरह डिफाइन करेंगे एपिलेप्सी क्या है? अच्छा, ये आपने बड़ा अच्छा और काम का सवाल किया है, क्योंकि वाकई हमारे मुआशरे में मिर्गी से रिलेटेड बहुत सारी गलतफहमियां हैं। काफी लोगों का ये मानना है कि मिर्गी जो है वो जिन्नात की वजह से है। कुछ लोग कहते हैं ये काला जादू है या किसी भूत का साया है, और इस किस्म की सोच पाई जाती है। और ऐसे लोग अपनी ला इल्मी की वजह से, क्योंकि उन्हें इल्म नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो ऐसे मरीजों को जिनको एपिलेप्सी है, मिर्गी है, बजाय डॉक्टर के पास लेके जाने के वो मुख्तलिफ पीरों के पास, बाबाओं के पास लेके जाते हैं। और बजाय जो उनका सही से इलाज हो, वो खुद भी बेचारे परेशान होते हैं, मरीजों को भी परेशान करते हैं। तो अगर देखा जाए एपिलेप्सी क्या है, तो पहले तो एपिलेप्सी एक दिमागी बीमारी है। ये एक बीमारी है जिस तरह से शुगर बीमारी है, ब्लड प्रेशर बीमारी है, नजला बीमारी है, जुकाम बीमारी है, बिल्कुल इसी तरह मिर्गी एक बीमारी है। पहले तो ये समझना चाहिए। और जिस तरह से दूसरी बीमारी का इलाज है, इसका इलाज भी मौजूद है। अब मिर्गी होती क्यों है? अगर मैं आपको बिल्कुल आसान अल्फाज में समझाऊं, तो हमारे दिमाग के अंदर एक छोटा सा करंट होता है। वो करंट इसलिए जरूरी होता है ताकि दिमाग का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बात कर सके, राब्ता कर सके। वो हर इंसान के दिमाग में वो करंट होता है। अब मिर्गी के मरीजों में कभी कभी वो करंट हद से ज्यादा हो जाता है। हद से ज्यादा होने की वजह से वो उनको झटके पड़ते हैं। फिर झटके मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं। अमूमन जो झटका लोग समझते हैं वो ये है कि हाथ सिकड़ अकड़ जाए और वो कांपने लगे, या फिर मुंह से जान आने लगे, बेहोश हो जाए। तो ये अमूमन मिर्गी का झटका समझा जाता है। लेकिन सिर्फ ये एक किस्म का झटका नहीं है, ऐसे बहुत सारे झटके होते हैं। और जैसे मैंने कहा, इसकी बुनियादी वजह ये होती है कि दिमाग के अंदर करंट का ज्यादापन हो जाता है, उस वजह से होता है ये। तो, अगर हम ये कहें कि जैसे आपने बहुत इंपॉर्टेंट बातें कही कि लोग कहते हैं जी जिन्नात का साया है, शायद ये जो है भूत है, कोई काला जादू है। इस हवाले से अगर मतलब कोई बात करें हम, तो पब्लिक अवेयरनेस के लिए क्या करना चाहिए? इस पूरे चेन को या इन जो कहीं सुनी बातें हैं इनको ब्रेक करने के लिए क्या करना चाहिए कि लोग इस बात पे आ जाए? क्योंकि मतलब एक चीज तो ये भी है कि बाज दफा चीजों का प्रोग्नोसिस अच्छा नहीं होता। आप ये जो मिर्गी की बात करें, मेडिसिन ले रहे हैं कि जी डॉक्टर के पास गए तो इलाज नहीं हुआ, तो अब जो जनाब 6 माह 1 साल हो गया, फिर दोबारा झटका पड़ा है। तो क्या वजह है कि ये मतलब जो है मिथ जो है वो ब्रेक नहीं होती? हालांकि कुछ लोग तो मैंने भी देखा है खुद कि कुछ ऐसे लोग हैं जो इलाज कराते भी हैं, उसके बाद भी वो कहते हैं हाँ अब इलाज कराया ठीक नहीं हो रहा, शायद ये जो है ना काला जादू या जिन्नों का असर है। इस पे क्या कहेंगे, तफसील से बताइएगा। अच्छा, मुजीब साहब, दो चीजें हैं। एक, ये जो परसेप्शन है, ये जो गलत फहमी है, ये दूर तो उसी टाइम होगी जब लोगों में अवेयरनेस आएगी, जब लोगों को पता चलेगा इस बीमारी के बारे में।
हमारे मुल्क में और हमारे सूबे में जहाँ पे हम रह रहे हैं इस टाइम, हमारे पास लिटरेसी रेट काफी कम है। लोगों को पता ही नहीं है कि ये मिर्गी कोई बीमारी भी होती है। तो पहला तो ये होगा कि अवेयरनेस बढ़ाई जाए। वो अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, लेकिन इसमें और मजीद काम करने की जरूरत है। अवेयरनेस कम होने की एक वजह यह भी है कि हमारे मुल्क में जो न्यूरोलॉजिस्ट हैं, दिमाग की बीमारी के माहिर हैं, वो बड़े कम है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता नंबर बढ़ रहा है और उम्मीद है कि यार छोटे बड़े शहरों में न्यूरोलॉजिस्ट आ जाएंगे तो ये अवेयरनेस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहेगी। अब रही बात आपके दूसरे सवाल की कि हाँ, एपिलेप्सी में ऐसा होता है कि उनकी दवाइयों के बावजूद झटके हो जाते हैं। तो ये भी समझना चाहिए कि कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो थोड़े से इलाज के बाद ठीक हो जाती हैं। जैसे मिसाल लें नज़ला जुकाम का, मलेरिया का, निमोनिया का। ये ऐसी बीमारियां हैं जो एक हफ्ता 2 हफ्ता ये ठीक हो जाती है। लेकिन कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो सालों साल चल रही होती है। जैसे आपका ब्लड प्रेशर है, ब्लड प्रेशर सालों साल चलता रहता है। जैसे शुगर की बीमारी है, सालों साल चलती रहती है। तो एपिलेप्सी भी ऐसी बीमारी है जो सालों साल चलती रहती है। जब तक आप दवाइयां ले रहे हैं कंट्रोल में रहेगी। अगर आप दवाइयां छोड़ देंगे तो हो सकता है झटके फिर से आ जाए। कभी कभी अगर आप दवाइयां सही भी ले रहे हैं फिर भी झटके आ सकते हैं, क्योंकि मुख्तलिफ ऐसे ट्रिगर्स होते हैं जो लोगों में होने की वजह से इवन दो वो दवाइयां ले रहे हैं झटके फिर आ सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर किसी की नींद पूरी ना हो, अगर किसी की नींद पूरी नहीं है तो फिर भी अगर दवाइयां ले रहे हैं तो हो सकता है झटके आ जाए। किसी को फीवर हो गया, कोई इन्फेक्शन हो गया, तो हो सकता है कि अगर दवाइयाँ टाइम पे ले रहे हैं झटका हो जाए। तो ये चीजें उन्हें समझनी चाहिए कि ये एक डिजीज प्रोसेस इस तरह का है जिसमें अमूमन ये दवाइयों से कंट्रोल हो जाते हैं और लोग बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। और अगर आप यकीन करें तो हमारे पास काफी लोग ऐसे आते हैं, कुछ जो है एक्टर्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, कुछ एथलीट्स हैं, कुछ डॉक्टर्स इवन हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको ये मिर्गी की बीमारी है। लेकिन चूंकि उन्होंने इतना अच्छा इलाज किया हुआ है, वो टाइम पे दवाई ले रहे होते हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे हैं और किसी को पता ही नहीं होता इनको एपिलेप्सी। ठीक है। तो कहने का मकसद ये है, तो सेंट्रल लाइन इज कि एपिलेप्सी बीमारी का इलाज मौजूद है। इसके लिए डॉक्टर के पास जाएं, सही से इलाज लें और सब्र करें। तो हो सकता है कभी कभी एक दवाई से कंट्रोल ना हो, दो देनी पड़े, या कभी कभी दवाई चेंज करनी पड़े, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस 90% ऑफ केसेस ये जो एपिलेप्सी है, ये झटके हैं, ये कंट्रोल हो जाते हैं। अच्छा, अगर हम ये कहें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो रिस्क पे हैं, जिनके लिए खतरा है कि हाँ हो सकता है, क्या चीज ट्रिगर कर सकती है या क्या फैमिली में ये रन करती है? अच्छा, एपिलेप्सी अगर देखा जाए तो किसी भी इंसान को हो सकती है और किसी भी वक्त हो सकती है। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों में ये रिस्क ज्यादा होता है एपिलेप्सी होने का। उनमें एक तो ये होता है, कुछ रिस्क उनमें होता है जिनमें फैमिली हिस्ट्री हो, कि किसी के अगर पेरेंट्स भाई बहन को एपिलेप्सी हो तो हो सकता है उनमें रिस्क ज्यादा हो थोड़ा सा। उसके अलावा अगर दिमाग के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया हो, उसे हम अमूमन कहते हैं एनसेफलाइटिस। अगर दिमाग के अंदर इन्फेक्शन हो उसमें झटके लग सकते हैं। खुदा न खास्ता किसी को फालिज का असर हुआ हो तो उसकी वजह से झटके लग सकते हैं। कुछ लोगों को कोई ब्रेन ट्यूमर हो उसमें झटके लग सकते हैं। लेकिन अमूमन जो झटके देखे गए ना, वो इस वजह से होते हैं जब अचानक से जिस्म के अंदर नमकियात की कमी या ज्यादती हो गई हो, या ब्लड शुगर बहुत लो हो गई हो, या ऑक्सीजन लेवल कम हो गया हो, तो इनकी वजह से भी झटके पड़ जाते हैं। तो इसीलिए इन मरीजों के पास सारी डायग्नोसिस के लिए टेस्ट कराई जाती है ताकि हमें रीजन पता चले झटके किस वजह से हुए और उनको कंट्रोल किया जाए। अच्छा, अगर सर जैसे आपने डिटेल्स बताई हैं कि इंसेफेलाइटिस है, ब्रेन ट्यूमर है, उस वजह से या कोई और इलेक्ट्रोलाइट्स उसका डिस्टरबेंस है तो आपको फिर से होते हैं, झटके होते हैं, तो क्या हर किस्म का जो झटका है वो एपिलेप्सी कहलाता है या एपिलेप्सी और बाकी झटके डिफरेंस हैं? इस पे तो मेरी अपनी कंफ्यूजन भी है, तो ये सुनने वाले हैं उनके लिए आसान जुबान में आप बताइएगा कि डिफरेंस क्या है, अच्छा देखें, या कब उनको कहेंगे कि ये मिर्गी है, जी जी, झटके जो है मिर्गी वाले हैं? अच्छा, एपिलेप्सी का मतलब है कि किसी इंसान में ये टेंडेंसी है या रिस्क है कि उन्हें बार बार झटके हों। इसका मतलब है एपिलेप्सी। अगर किसी को एक दफा झटका हुआ है तो हम उसे एपिलेप्सी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो एक दफा हुआ है, हो सकता है दोबारा हो ही ना कभी। तो अगर किसी को दो या दो से ज्यादा झटके हो रहे हों बगैर किसी वजह के, तब हम उसको एपिलेप्सी कहते हैं।
अगर सपोज किसी को एक वजह हुआ क्योंकि शुगर उनकी लो हो गई, वो डायबिटिक पेशेंट का दवाई ज्यादा ले ली, शुगर लो हो गई, झटका हो गया, तो उसे हम एपिलेप्सी नहीं कहते। एपिलेप्सी हम उसी कंडीशन में कहेंगे जब एक तो कोई रीजन ना हो, उसे हम कहते हैं अनप्रोवोक्ड सीजर, कि किसी चीज से वो प्रोवोक नहीं हुए, किसी वजह से नहीं हुए, और दो से ज्यादा हो, तभी हम उसको एपिलेप्सी कहते हैं। ओके और सर, जिसको अब एपिलेप्सी, सर सॉरी मैं बीच जी में कर रहा हूँ, और अगर हम किसी को एपिलेप्सी लेबल करें तो इसका मतलब ये होता है कि इनमें रिस्क है कि इनको बार बार झटके हो सकते हैं और उनको फिर दवाई देनी लाजमी होती है। ओके। अगर हम ये कहें कि अब जरा थोड़ा सा सिंपली, खास करके अगर जो जीपी प्रैक्टिस करते हैं, पेरिफेरी में डॉक्टर्स काम करते हैं, उस हवाले से भी तो जनरली एक आउटलाइन बना के दें हमें कि जो ट्रीटमेंट प्लान होगा, या खास करके मैनेजमेंट जिसमें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट भी आता है, वो बताइएगा कि ये किस तरह होना चाहिए, और डॉक्टर्स के लिए बेशक एडवाइस आप बताइएगा कि मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लान चाहिए। अच्छा, मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट प्लान डिपेंड करता है कि क्या किसी को पहली दफा झटका हुआ है या किसी को झटके होते रहते हैं और उनको पहले से एपिलेप्सी डायग्नोस किया गया है। अगर किसी को पहली बार झटका हुआ है और आपके पास आ रहा है किसी भी डॉक्टर के पास, तो उनका एक वर्कअप होता है। वर्कअप में क्या क्या चीजें आ जाती है? पहले तो बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन आ जाती हैं। बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन जैसे मैंने कहा कि ब्लड ग्लूकोज चेक किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स चेक किए जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल चेक की जाती है, ठीक है। इन्फेक्शन के लिए देखना होता है पेशेंट की हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बाद कहीं कोई ब्रेन इन्फेक्शन या मेनिंजाइटिस या एंकेफेलाइटिस वाली साइंस तो नहीं लग रही। उसके बाद अमूमन एमआरआई ब्रेन किया जाता है विद कंट्रास्ट। तो अगर कोई छोटे छोटे ऐसे लीजन्स हो, तो इन्फेक्शन के साइन हो, वो कंट्रास्ट के साथ ही नजर आती हैं। उसके बाद ईजी करवाई जाती है ताकि पता चले कि अगर दिमाग में अंदर कोई करंट ज्यादा हो तो उसको डिटेक्ट किया जाए, और अगर जरूरत पड़े तो लंबर पंचर भी किया जाता है। तो ये एक बेस्ट लाइन एक वर्कअप होता है जो नया किसी को झटका हुआ हो उसके लिए की जाती है, ताकि अगर हमें ऐसी कोई वजह मिलती है जैसे किसी की शुगर लो है तो उसको ठीक किया जाए और उसे एपिलेप्सी ना लेबल किया जाए, ठीक है। ये तो हो गई नए मरीज की मैनेजमेंट। अगेन इस पे डिपेंड करता है, अगर एक दफा झटका हुआ तो हमें और कोई रीजन नहीं मिला तो हमें उसके लिए दवाई नहीं शुरू करनी एपिलेप्सी की, क्योंकि एक पे हम एपिलेप्सी लेबल नहीं कर सकते, कम से कम दो हो या दो से ज्यादा हो। फिर हम मरीज को बताते हैं कि एक दफा हुआ है, हो सकता है ये दोबारा ना हो कभी भी, और हो सकता है ये हो। अगर ये हो तो फिर हमें दवाई शुरू करनी पड़ेगी, और अगर ये नहीं हो रहा फिर तो अच्छी बात है, आप रूटीन में रहें। तो ये काफी लोगों को एक दफा झटका अगर हो तो दोबारा नहीं होता। अच्छा, अगर हम दूसरी साइड पे आए और हमारे पास ऐसा मरीज है जो एपिलेप्सी का नॉन केस है, हमें पहले से ही पता है उनको एपिलेप्सी है और उनको झटका हुआ, तो फिर हमें ये देखना है कि झटके की वजह क्या है। क्या वो दवाई नहीं ले रहे थे टाइम पे? हो सकता है एपिलेप्सी है, दवाई टाइम पे नहीं ली इसीलिए हो गया। क्या उनको कोई इन्फेक्शन हो गया साथ में? क्या उनको कोई और दवाई उनकी चेंज हुई, कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो झटके करा लेती हैं, तो ऐसा तो नहीं हुआ उन्होंने कोई नई दवा लेनी शुरू कर दी जिसकी वजह झटके हुए। तो अगर हमें कोई क्लास मिल रहा है तो उसको हम क्लियर आउट करेंगे तो झटके कंट्रोल हो जाएंगे। लेकिन अगर हमें फील होता है नहीं सारी चीजें अच्छा। ठीक है, दवाई भी ठीक पे ले रहे हैं एंड और कोई मसला भी नहीं है, फिर हमें दवाई देखनी होगी क्या ये दवाई इस झटकों के लिए सही है नहीं है। अगर सही है तो हम डोज बढ़ाएंगे, अगर सही नहीं है तो हम दवाई चेंज कर देंगे, ठीक है। जैसे मैंने कहा अमूमन झटके जो है वो एक दवाई या दो दवाई इसमें कंट्रोल्ड आ जाते हैं। इन मरीजों के लिए जिनको पहले से डायग्नोस्ड है कि एपिलेप्सी है, उनके लिए हमें ज्यादा इन्वेस्टिगेशन कराने की जरूरत नहीं होती। ओके ओके सर, तो ये एक लिहाज से ड्यूरेशन जो है वो किस चीज पे डिपेंड करता है कि कितने ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट चलेगा? अच्छा, ये बहुत अच्छा सवाल है। ड्यूरेशन डिपेंड करता है कि कितना अच्छी तरह से झटके कंट्रोल्ड है और उसकी वजह क्या है। अगर हमारे पास ऐसी वजह है झटके की जो खत्म नहीं होने वाली, मिसाल के तौर पे किसी को फालिज हुआ था, अब फालिज की वजह से दिमाग के अंदर दिमाग ऐसा मुतासर हुआ है, वहां से बार बार करंट आएगा, तो ऐसे लोगों को झटके की दवाई या मिर्गी की दवाई पूरी जिंदगी चलानी होती है, क्योंकि हम बंद करेंगे हमारे पास पता है वहां पे एक चीज पड़ी हुई है, फालिज का असर हुआ हुआ है, वहां से झटके आते रहेंगे हम जब भी दवाई बंद करेंगे। दूसरी जगह हमारे पास ऐसा मरीज है जिनको झटके हो रहे हैं लेकिन उसकी कोई वजह नहीं है। अगर उसके झटके 2 से 3 साल में एक भी झटका नहीं हुआ, 2 से 3 साल एक भी झटका नहीं हुआ, तो हम उनमें दवाई बंद करने का ट्रायल दे सकते हैं। हो सकता है हम दवाई बंद करें तो कभी झटका ना हो, फिर से स्टार्ट ना करनी पड़े, लेकिन अगर ये भी हो सकता है हम दवाई बंद करें फिर से झटका हो। अगर फिर से झटका हो तो फिर अमूमन हम सारी जिंदगी चलाते हैं या कम से कम 5-6 साल तो चलाते हैं।
इस पे ये चीज इंपॉर्टेंट है याद रखना कि अगर सपोज किसी को 1.5 घंटा 1.5 साल एक भी झटका नहीं हुआ और 1.5 साल बाद झटका हुआ, तो ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा। हमें एटलीस्ट 2 से 3 साल ऐसे चाहिए जिसमें एक भी झटका ना हुआ हो, देन हम सोच सकते हैं कि हम दवाई आहिस्ता आहिस्ता बंद करें। ओके सर, ठीक है। अच्छा, एक और अहम क्वेश्चन है कि अगर किसी को प्रेगनेंसी के अंदर ये फिट्स हो, तो उस हवाले से मैनेजमेंट प्लान या बाकी चीजें क्या आप गाइड करेंगे? अच्छा देखें, जो हमारी सारी दवाइयां होती हैं वो ऑलमोस्ट हर दवाई के थोड़े बहुत प्रेगनेंसी में साइड इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है, लेकिन वो साइड इफेक्ट्स इतने ज्यादा नहीं होते कि उनको दवाई बंद कर दी जाए। अगर कोई खवातीन जो है वो प्रेग्नेंट है, हमल के साथ है, और अगर वो दवाई बंद कर देती है और खुदा न खास्ता उन्हें झटका हो जाता है, तो वो ज्यादा खतरनाक है हमारे माँ के लिए भी और जो पेट में बच्चा है उसके लिए भी। ठीक है, अगर दवाई जो हम दे रहे हैं उससे इतना नुकसान नहीं होगा जितना झटके से होगा। इसीलिए हम कहते हैं जिन जो एपिलेप्सी वाली खवातीन है, जिनको एपिलेप्सी डायग्नोस हो चुकी है, मिल्की डायग्नोस हो चुकी है, और वो प्रेग्नेंट है, वो अपनी दवाई टाइम पे ले, दवाई ना छोड़े। हाँ, अगर उन्हें ये डर है कि इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट ना हो मेरे बच्चे पे, तो अच्छा होना तो ये चाहिए कि प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले वो अपने डॉक्टर से मशवरा करें। क्योंकि जैसे मैंने कहा हर दवाई के साइड इफेक्ट्स है, लेकिन किसी के ज्यादा है किसी के कम है। तो हो सकता है उनको ऐसी दवाई पर रखा जाए जिनके साइड इफेक्ट्स बहुत कम है। अगर उन्होंने पहले बात नहीं की और प्रेगनेंसी हो चुकी है, फिर भी आप डॉक्टर से बात करें, क्योंकि अर्ली स्टेजेस में हो सकता है फिर भी चेंज करें। लेकिन दवाई को बंद नहीं करना चाहिए, क्योंकि बंद करने से बाद अगर झटका हुआ, जैसे मैंने कहा, वो ज्यादा नुकसानदेह है बजाय जो दवाइयों का नुकसान है जिससे वो बचना चाहती है। चलें, जी सर, जी सर, जज़ाकल्लाह, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। काफ़ी चीज़ें हमारी भी रिवाइज हो गई, मैम, याद हो गई। तो अच्छा, अब अगर हम इसको समराइज करें तो आप इस वर्ल्ड एपिलेप्सी डे के हवाले से आप क्या इसको समराइज करके क्या पैगाम देंगे जो हमारे सुनने वाले हैं, अच्छा, या मेरा इवन पैगाम तो डॉक्टर्स बहुत ही के लिए भी, सिंपल है। अगर आप कोई। जी, मेरा पैगाम है जनरल सब डॉक्टर्स के लिए भी और पेशेंट्स और उनकी फैमिली मेंबर्स के लिए कि एपिलेप्सी को एक बीमारी के तौर पे ले, एपिलेप्सी से डरे नहीं। ठीक है, अगर किसी को एपिलेप्सी है तो उसमें कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। जो जैसे बाकी बीमारी होती है, उनको एक बीमारी है अल्लाह की तरफ से दी हुई, उसका इलाज मौजूद है। डॉक्टर से मशवरा करें, उनका अच्छा इलाज करें, और ये लोग अमूमन नॉर्मल जिंदगी गुजारेंगे और इन पे कोई परेशान ना हो। इसमें ऐसा कोई नहीं है कि वो ये एक जॉब कर सकते हैं दूसरी जॉब नहीं कर सकती है, शादी कर सकते हैं शादी नहीं कर सकते, वो कोई खेल खेल सकते हैं नहीं खेल सकते, ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है उनपे। वो पढ़ाई भी कर सकते हैं, वो खेल भी खेल सकते हैं, शादी भी कर सकते हैं, बच्चे भी पैदा कर सकते हैं, वो नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। उनको नॉर्मल तौर पे लिया जाए और डॉक्टरों से मशवरा करें, सही से दवा लें, दूसरी जगहों पे ना जाएं, और ये कभी ना सोचे कि ये काले जादू की वजह से या जिन्नात की वजह से। सर, ये मुझे बात अच्छी लगी, आपका पैगाम अच्छा लगा कि जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स हैं तो उनकी फैमिली के लिए आपने जैसे कहा कि वो जी नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, वो अपनी अज़दवाजी जिंदगी में ठीक होंगे, अपने जो है दोस्तों के साथ सही होंगे। इस हवाले से वैसे मैंने भी सुना है, देखा है, काफी लोगों को अगर इस तरह की एपिलेप्सी के इश्यूज हो तो लोग अवॉइड करते हैं। इवन ये कहते हैं कि अच्छा इनके साथ हैं तो शायद इनका जो सलाइवा है उससे कुछ हो जाएगा, या ये हमने सुना अच्छा, है। तो एपिलेप्सी नॉन आपका ये पैगाम है ट्रांसमिटेबल इस है। हवाले से वो बड़ा क्लियर है कि नॉर्मल जिंदगी गुजार सकते हैं। जी बिल्कुल, और ये जी नॉन जी सर। ट्रांसमिटेबल, ऐसा नहीं है कि अगर मुझे एपिलेप्सी है वो किसी और को लगेगी, कभी नहीं लगेगी। ना सलाइवा से, ना हाथ छूने से, ना सांस लेने से, वो ट्रांसमिटेबल नहीं है। वो मेरे अंदर है तो मेरे अंदर ही होगी, किसी और के पास नहीं जाएगी। तो उनसे बिल्कुल ना डरे। एपिलेप्सी अगर किसी एक इंसान को हो तो दूसरे इंसान को टच करने से, उसके खाने पीने बर्तनों से किसी तरह से भी ट्रांसमिट नहीं होती। नहीं होगी बिल्कुल। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। इट वाज अ वंडरफुल टाइम एंड सेशन विद यू। आपने बहुत अच्छा और सिंपल गाइड किया, हमेशा की तरह आप अच्छा ही सिंपल गाइड करते हैं। तो अगर वैसे मेरे पास आज एक थोड़ा सा इत्तेफाक हुआ है कि आई डू नॉट हैव अ डिवाइस राइट नाउ, तो मैं क्वेश्चंस पिक करता हूँ, दूसरी डिवाइस है। तो आज कुछ ऐसा इशू हुआ है कि जो मेरी डिवाइस है इट्स समवेयर एल्स, तो आई हैव नॉट बीन एबल टू पिक अप द क्वेश्चंस। तो आपने अच्छा गाइड किया। इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो वो मैं वहां से चेक करूंगा मोबाइल से। अभी मैं लैपटॉप पे ऑन हूँ, तो इंशाल्लाह वहां से पिक करके मैं या तो आपको वो इनबॉक्स करा दूंगा
या फिर वहां पे इंशाल्लाह उसी पेज के कमेंट में आपको टैग करूंगा। नहीं, वहीं वहीं पे हम कमेंट कर देंगे ताकि जिसके पास ऐसा ही सवाल हो तो सबको फायदा हो जाए। इंशाल्लाह वहीं पे हम रिप्लाई कर देंगे। जज़ाकल्लाह जी, सर, बड़ी थैंक यू मेहरबानी। थैंक यू। तब तक के लिए सर थैंक यू वेरी इंशाल्लाह मच। आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज। वालेकुम अस्सलाम।